हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया मिशन सिलेक्शन भूले तो नहीं? हाँ, याद है ना भाई साहब? तीसरा दिन है, ऐसा तो नहीं सर पहला दिन जोश था, दूसरा दिन। हाँ, कमेंट सेक्शन भैया भरते रहिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास करना इंपॉर्टेंट है, क्लास के क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर वो एनसीईआरटी का शुरुआत वाला पार्ट, बेटा वो सैटरडे को कराऊंगा। जो शुरुआत वाला पार्ट है ना, जो तुम थ्योरी का इंतजार कर रहे हो, चरक का और सबका, वो भी कराऊंगा। लेकिन पहले मेजर चीजें फिनिश करेंगे, क्योंकि भाई देखो, साल बदल गया है और साल अब वो साल आ गया है जिस साल में एग्जाम है, जिस साल में सिलेक्शन लेना है, जिस साल में कॉलेज जाना है, तो वो साल आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल थोड़ा सीरियसली बात करेंगे। सैटरडे को शायद, जहां तक मैंने शेड्यूल देखा था, फिजिक्स की क्लास नहीं है, तो उस दिन केमिस्ट्री में वो जो एनसीईआरटी वाला एक्स्ट्रा पोर्शन है, जो शुरुआत की थ्योरी है, वो भी करा दी जाएगी। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर मन में उतावला हो रहा है कि सर वो नहीं कराया आपने, तो वो भी करा दूंगा। लेकिन वो सैटरडे को, क्योंकि तब तक सारा मेजर पार्ट मूल कॉन्सेप्ट का बीत जाएगा। क्योंकि अभी तुम जोश में हो ना, तुम्हें मोटिवेशन है, तो अभी मेन पार्ट करवाना जरूरी है। सर थ्योरी तो करा ही दी जाएगी, थ्योरी की टेंशन मत लीजिए। एनसीईआरटी हाईलाइटेड भी दे दी जाएगी, आप एनसीईआरटी भी कर लीजिए, एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिए। लेकिन पहले आज कल 2-3 दिनों के अंदर मूल कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट पोर्शंस को करना है। ठीक है, शुरू करें कहानी को। तो भैया कल हमने लास्ट क्लास में मोल्स की कैलकुलेशन चालू कर दी थी। मेरी अपने हिसाब से जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, अलग अलग वैरायटी के एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, सर वो मैंने कराए थे। बाकी गैसेस के बारे में भी बात हमने स्टार्ट की थी, और गैसेस की बात करते करते कल हम विदा हो गए थे। आज हम लोग फिर वो गैसेस की बातों से ही चालू करेंगे और देखेंगे कि भैया मोल्स की कैलकुलेशन में और क्या क्या हो सकता है। आज हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होंगे, सर अलग अलग टाइप के लॉज होंगे। फिर हम लोग अलग अलग बातें करते करते आज आगे बढ़ते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे भैया आज उसको टच करे जो भाई साहब, जो काम लोग 2 साल में करते, 1 साल में करते, वो हम लोग 3 महीने में करने चल रहे हैं। तो थोड़ी सी स्पीड का इंतजार रखिएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि अब सर बोले सर थोड़ा सा, मतलब बेटा थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ना। अगर वहां पर आपको मैं अपनी तरफ से जितने हैंड पिक्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, वो करा दूंगा। बाकी कुछ लगेगा तो आप होमवर्क के फॉर्म में उसको अटेम्प्ट कर सकते। डीपीपीज देखोगे, हेवी डीपीज मिलेंगी आपको, तो डीपी आप उससे अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में सबसे पहली जो चीज शुरू करनी है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में बेटा हमने कल पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो अगर किसी के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अगर निकालने हो तो भैया 2-3 फॉर्मूले हैं। सर गिवन पार्टिकल्स वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। गिवन पार्टिकल्स ऑफ एक्स, इसको मैं n से लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na से लिख दिया जाएगा। सर एक फॉर्मूला ये था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स बेटा क्या होता है? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स क्या होगा? एक और फॉर्मूला बताया गया, दैट इज व्हाट, गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, सर मोलर मास ऑफ एक्स। गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स। सर ये किस में होगा? इसको W से लिखेंगे और इसको कैपिटल M से लिखेंगे। ये W से होगा, ये कैपिटल M से होगा। ये दोनों फॉर्मूले सबके लिए वैलिड थे। ये जो दोनों फॉर्मूले आपको बताए गए, इट इज वैलिड फॉर लिक्विड, सॉलिड, गैस, सबके लिए वैलिड है। ये सबके लिए वैलिड होगा बेटा, ये सबके लिए क्या होगा? वैलिड होगा। वैलिड फॉर ऑल, सॉलिड, लिक्विड, गैस सबके लिए वैलिड है। सॉलिड, लिक्विड, गैस सबके लिए वैलिड है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस इन सबके लिए वैलिड है। लेकिन लास्ट में जाते जाते मैंने कल बताया था कि फॉर गैसेस, आप गैसेस के केस में क्या करते हैं? सर नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है एक्स का, अगर गैस है एक्स, तो उस केस में गैसेस के लिए एक नया फॉर्मूला क्या आ जाता है? दैट इज व्हाट, अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, गिवन वॉल्यूम V से डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ले सकते हैं। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम लिख सकते हैं, Vm लिखा जा सकता है। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ये लिखा जा सकता है। तो बस ये काम कर दो, ये काम कर दो, हो जाएगा। फॉर गैसेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स देख लो, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम लिख सकते हो। तो ये गैसेस के केस में ये हो जाएगा। सर ये हो जाएगा, देख ले भाई,
नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ गैसेस, अलग अलग तरीके, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला सबके लिए ये वाला। अब इनके बीच में बेटा रिलेशंस थे, ये सारी चीजें। अब देखो मैं यहां पर एक वाई मैप बनाना चाहता हूं, ट्राई कीजिएगा। कल मैंने ऐसे एक छोटा सा मैप बनाया था, अगर आपको याद हो, गिवन मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, मॉलिक्यूल्स निकालो, एटम निकालो, सर वो सब चीजें निकाल लो। तो सिमिलरली मैं यहां पर एक वाई मैप बनाना चाहता हूं। सर सबसे ज्यादा याद रखना कि कुछ भी दिया हो, अगर आपको मास दिया हो, अगर आपको मास दिया हो या फिर आपको पार्टिकल्स दिए हो, गिवन पार्टिकल्स दिए हो, सर आपको मास दिया हो या गिवन मॉलिक्यूल्स दिए हो, ऐसे दिया हो, मॉलिक्यूल्स दिए हो, सर आपको मॉलिक्यूल्स दिए हो, मास दिया हो या फिर वॉल्यूम गिवन हो, सर ये वॉल्यूम गिवन हो, बस यहां पर क्या लिखा जाएगा, गैस का, सर वॉल्यूम गिवन हो। इन तीनों में से अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, वो मास पूछ रहा है, मास दिया है, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, इन तीनों को रिलेट करने के लिए एक ही चीज काफी है। सर इन तीनों को रिलेट करना हो तो आपको मोल से ही रिलेट कर पाओगे, डायरेक्ट यहां से वहां नहीं जा सकते, वहां से यहां नहीं आ सकते, यहां से वहां नहीं जा पाओगे, डायरेक्ट नहीं जा पाओगे। रास्ता सब गुजरेगा किधर से, मोल से होके ही। सर देख लो भैया, सारा का सारा रास्ता किधर से गुजरेगा, मोल से गुजरेगा। आप देखो, अगर आपको मास दिया है तो आप किससे डिवाइड करते हो कि मोल्स आता है, मोलर मास डिवाइड करोगे। सर अगर आपको मास दिया है, सर उल्टा चले जाओ, उल्टा जाओगे तो इधर से डिवाइड कर रहे थे तो इधर से क्या हो जाएगा, सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर उधर से डिवाइड कर रहे थे तो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर यहां पर देख लो, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, सर क्या निकालना है, मोल्स। सर किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। सर यहां से यहां जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर होगा क्या, मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर होगा क्या, सर मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर होगा क्या। सर यहां पर वॉल्यूम दिया है, अब रास्ता डिसाइड करना पड़ेगा बेटा। रास्ता ये देख लो, डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम कर दूं, और उधर से इधर आना हो तो बेटा मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम कर दूं। अब जिंदगी में देख लो, रास्ता बन चुका है। सर अब कोई बोले सर मॉलिक्यूल्स दिया है, मॉलिक्यूल से एटम निकालना हो, तो बेटा एटम निकालना हो तो मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकलता है, अगर एटम्स निकालने हो तो मॉलिक्यूल से एटम्स कैसे निकलेंगे, सर मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। और एटम से मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, सर डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी। ये देख लो, देख लो, हो जाएगा। तो ऐसे करके गेम खेलते रहो। सर आपको ये मैप याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, बीच में मोल से लिंक करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये दिया है, यहां आना है तो मल्टीप्लाई करो, मोल आएगा, डिवाइड करो, मोल आएगा, मोल से फिर मल्टीप्लाई कर दो। ये भैया रास्ता याद रखिएगा, वाई मैप याद रखिएगा, ठीक है ना, वाई मैप याद रखिएगा, आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा पक्का। ये देख लो, अब इसके क्वेश्चन बेटा भर भर के करते रहो। अब देखो 4 ग्राम हेवी वाटर है, हेवी वाटर मतलब D2O। सर D2O का मोलर मास पहले तो निकाल लो, मोलर मास D2O का कैसे निकलेगा, उसमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स। जो लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। D2O ड्यूटेरियम का मास होता है बेटा, ड्यूटेरियम का मास होता है 2, ड्यूटेरियम का मास होता है 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। सर मोलर मास 20 ग्राम। आपको क्या निकालना है, सर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। D2O के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, सर हाइड्रोजन में, इस वाले हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं, सर न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे 1 है। सर हाइड्रोजन में कितने हैं, 1। तो 2 हाइड्रोजन, 2 ड्यूटेरियम है, और प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 10 न्यूट्रॉन। एक मॉलिक्यूल का सर न्यूट्रॉन निकाल लिया। सर अब एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2O निकालोगे। बेटा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो मत। सर हो सके तो वीडियो पॉज कर करके अटेम्प्ट करना। सर मॉलिक्यूल्स ऑफ D2O आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ D2O आ जाएगा। D2O का मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, इंटू Na कर देंगे। और सर अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, एक में कितना है, एक में कितना है, 10 है।
एक में कितना है 10 है एक मॉलिक्यूल में, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। कोई बोले सर Na की वैल्यू पुट कर दो, अरे क्यों पुट करूं भैया, आंसर Na में दिया है तो मैं क्यों पुट करूं। आंसर कितना आ जाएगा सर, ये कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 2Na आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर हमारा 2Na आ जाएगा। ये देख आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2Na आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ हेवी वाटर। अगर आप 4 ग्राम हेवी वाटर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करोगे तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 2Na हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2Na आ जाएंगे पक्का। तो न्यूट्रॉन्स निकालना, अब कैसे निकाला, पहले मोल निकाला, मोल से मॉलिक्यूल्स निकाला, मॉलिक्यूल से न्यूट्रॉन निकाला, एटम बोलता एटम निकालता, प्रोटॉन बोलता प्रोटॉन निकालता। लेकिन डायरेक्ट मास से न्यूट्रॉन नहीं आ सकता, आपको इसको 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 फॉलो करना पड़ेगा, पक्का हो जाएगा। सर देखिएगा, अगर तुमसे बोला जाए वॉल्यूम दिया है बेटा, वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, सर वॉल्यूम दिया है, सर पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन निकालो। कितना है वॉल्यूम बेटा, सर ये देख लीजिएगा वॉल्यूम कितना है, इतना, तो 1/2 मोल्स हो गया। अगर अब मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू Na हो जाएगा, Na/2 आ जाएगा, Na/2 आ जाएगा, Na/2। अगर एटम पूछता तो कितना आता, एटम ऑफ ऑक्सीजन पूछता, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछता तो वो कितना आ जाता 1/2 इंटू Na इंटू कितना हो जाता 3Na/2 हो जाता क्या, 3Na/2 हो जाता क्या। सर देख लो, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एटम कर सकते हो, सर हो जाएगा। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल पाओगे 3Na/2 आ जाएगा, 3Na/2 आ जाएगा। तो बस इसी को निकालना है। अरे मतलब मॉलिक्यूल्स, हमें क्वेश्चन है मॉलिक्यूल्स निकालना है, एटम तो मैंने एक्स्ट्रा निकलवा दिया भाई, पता चला कोई आंसर खोज रहा है, Na/2 होगा आंसर भैया। ये देखो देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कल मैंने बताया भी था कि मोलर वॉल्यूम जो होता है बेटा, मोलर वॉल्यूम की बात अगर कर रहे हैं तो मोलर वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। आपको याद करो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो है बेटा मैंने 22.4 लीटर बताई थी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मोलर वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने 22.7 लीटर बताई थी। ये ओल्ड एसटीपी बताया था और ये न्यू एसटीपी बताया था, ओल्ड एसटीपी और न्यू एसटीपी, ये देख लीजिएगा। अब यहां पर 11.35 लीटर दिया है, तुम थोड़ा सा खुद से अंडरस्टूड करना, इसका आधा 11.2 होता है, इसका आधा 11.35 होता है। क्वेश्चन में मोलर वॉल्यूम कौन सा लेंगे सर, क्वेश्चन में मोलर वॉल्यूम कौन सा लेंगे सर, देख लो क्वेश्चन में मोलर वॉल्यूम हम 22.7 लेंगे। क्यों, क्योंकि सर सीधी सी बात है, ये देख लो 11.35 लीटर ऑफ 11.35 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी हैज मास, इसका मास कितना है तो सर इसका मास 14 ग्राम है। सर यहां से अगर 1 लीटर की बात करेंगे तो 1 लीटर का मास कितना होगा 11.35। सर अगर मैं बात करूं यहां पर 22.7 लीटर्स की, तो 22.7 लीटर्स की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 22.7 लीटर्स। सर ये देख लो, ये 2 आएगा, सर ये कितना होगा 28 ग्राम होगा। सर ये 1 मोल का वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। सर उसका जो मास होगा वही मास क्या कहलाएगा, यही क्या होगा सर मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। मतलब मोलर मास गैस का आ गया, मोलर मास गैस का आ गया। सर 11.35 का मास 14 है तो 1 का निकाल दिया, 22.7 का निकाल दिया। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो मोलर मास किसके बराबर होगा, किसका मोलर मास, इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 28 + 16 44 ग्राम आ जाएगा। इसका मोलर मास 28 ग्राम, इसका मोलर मास 28 ग्राम। बहुत सारे लोग इसी को ऑप्शन टिक मार देते, नहीं बोथ 2 and 3 आएगा, बोथ 2 and 3, यहां टाइपिंग एरर है, बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा, यहां देख लीजिएगा बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, टाइपिंग एरर है, देख लो।
सर ये दोनों में से कोई गैस हो सकता है, याद करिएगा मैंने आपको बोला भी था गैसेस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता एटॉमिसिटी से, उसका नेचर से, उसकी रिएक्टिविटी से, उनका मोलर वॉल्यूम फिक्स्ड है, उनका मोलर वॉल्यूम फिक्स्ड है, कोई भी गैस क्यों ना हो। सर अगर उसका जो मास आएगा, उस टाइम पर जो मास आएगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मोलर मास बोल देंगे। उस टाइम पर जो मास आएगा उसी का नाम क्या रख देंगे, मोलर मास रख देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा पक्का भैया। छोटे छोटे मोल कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए अब मास दिया है, वॉल्यूम निकालना है, मास दिया है, वॉल्यूम निकालना है। इसको क्या बोलते, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। क्या बोलेंगे भाई साहब, कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? सर यहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4.4 ग्राम ऑफ CO2। सर पहला क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालोगे। सर आपको मैप बताया गया है उसमें देख लीजिए। सर पहले क्या निकालेंगे, मास दिया है, मास से वॉल्यूम निकालना है। मास से आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। मास से वॉल्यूम निकालना है तो मास से पहले क्या करोगे, मोल निकालोगे। मोल से कहां जाओगे, वॉल्यूम पे जाओगे। सर देख लो यही काम करेंगे। ये देखो मास दिया हुआ है, सर मोल निकल गया। सर मोल से क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना। एक मोल का वॉल्यूम कितना है बेटा, सर एक मोल का वॉल्यूम ऑप्शन देख के मुझे पता चल गया कि मुझे क्या लेना है। सर मुझे लेना है 22.4। 22.4 मुझे क्या लेना है, 22.4 लेना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.24 लीटर्स आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2.24 लीटर्स आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 2.24 लीटर्स। डन। ये देख लो कहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं बेटा, यहां पर मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो बेटा यहां पर मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन भाई साहब देख लीजिएगा। सर आप ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 15 लीटर को 22.4 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, इनटू क्या कर देंगे, Na कर देंगे, मतलब Na बाई, ये देख लो इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम निकाले तो इसकी वैल्यू आएगी। अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी हमारे पास, कितना आ जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 15, 1.49 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके मॉलिक्यूल्स निकालने जाऊंगा तो भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा पहले। सर 5 लीटर है, डिवाइड बाई 22.4 इनटू क्या करूंगा, Na से मल्टीप्लाई, मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये भी कितना आ जाएगा, Na अपॉन, ये जानबूझ के कर रहा हूं इस तरह की कैलकुलेशन, सबको Na के रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहा हूं। सर ये कितना आ गया, 4 से करूंगा 4.48 आ जाएगा, 4.48 आ जाएगा। सर ये देख लो यहां पर मॉलिक्यूल्स निकालूंगा तो मैं जानबूझ के Na के टर्म्स में लिख रहा हूं। रीजन क्या है, 1.5 अपॉन 2 इंटू क्या कर देंगे, Na। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो भैया, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4, Na बाई 4/3 हो गया। एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 1.33 हो गया। सर ये देख लीजिए यहां पर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो यहां पर मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा, 5/32 इंटू Na। सर वैल्यूज निकालने की जरूरत एग्जैक्टली तो नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है आपको, आप इसको निकाल सकते हैं। अब देख लो कहां पर सबसे ज्यादा, कहां पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कहां ज्यादा होंगे, किस साइड ज्यादा होंगे। सर किस साइड ज्यादा होंगे, सर मॉलिक्यूल्स का नंबर Na सबका कॉमन है। सबसे छोटा जो नंबर है उसको पकड़ लो, जहां तक मैं देख रहा हूं सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर है उसको पकड़ लो। डिनोमिनेटर में सबसे छोटा कौन सा है, 1.33 है, तो 1.33 से डिवाइड करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, इसकी आएगी। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके पास होंगे, 1.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। 15 लीटर हाइड्रोजन गैस में उससे कम मॉलिक्यूल्स होंगे एज कंपेयर टू 1.5 ग्राम। लोगों से कोई पूछ देना ऐसे मुंह खोल के कि 15 लीटर में ज्यादा होगा कि 1.5 ग्राम में, बहुत सारे लोग होंगे अरे सर 15 लीटर में ज्यादा होगा। बेटा 15 लीटर में ज्यादा नहीं होगा, किसमें होगा, 1.5 ग्राम में ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस देख लो। अब आपको वॉल्यूम दिया हो चाहे मास दिया हो, सबको रिलेट करना आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालो इनटू एन, नंबर ऑफ मोल्स निकालो इनटू एन। यहां वॉल्यूम दिया था तो लीटर लीटर में डिवाइड कर दिया। सर देख लीजिएगा, अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये गैस कुड नॉट बी, यहां पर गैस क्या नहीं होगा बता सकते हो। यहां पर कौन सी गैस नहीं हो सकती जिसका 11.2 लीटर का मास 14 ग्राम ना आए? किसका? अगर आप देख लो, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट को लगा दिया जाए। 11.2 लीटर ऑफ गैस, इसका मास देख लो। अगर मैं ये लिख रहा हूं, देखना सर, 1 लीटर का मास कितना आएगा? 14 अपॉन 11.2 आएगा। और अगर मैं बात करूं 22.4 लीटर की, तो ये कितना आ जाएगा? 14 अपॉन 11.2 इंटू 22.4 आएगा। सर ये कितना हो गया? 28 ग्राम हो गया। ये कितना हो गया? 28 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 28 ग्राम। बेटा वो किसका वॉल्यूम? ये मोलर वॉल्यूम है। ये अगर मोलर वॉल्यूम है तो ये क्या है? सर ये क्या है? मोलर मास है। ये अगर मोलर वॉल्यूम है तो ये क्या है? मोलर मास है। मोलर मास देख लो बेटा, इसका मोलर मास 28 ग्राम, इसका मोलर मास 28 ग्राम, इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे 28 ग्राम, इसका मोलर मास थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है, क्या होगा? 44 ग्राम। मतलब ये गैस कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सीओ हो सकता है, इथाइन हो सकता है, इथीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन N2O नहीं होगा। इतना पता चल रहा है। तो ये है बेटा गैसेस का कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में देखोगे, मोल्स की कैलकुलेशन 3 लोगों के लिए निकाली जाती है, 3 अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। नंबर ऑफ एटम्स के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। यही 3 लोगों के रिस्पेक्ट में आप नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो। भैया क्वेश्चंस मिलेंगे, डीपीपीज में मिलेंगे, उन सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम मोल को यहीं पर छोड़ रहे हैं आपके लिए। यहां पर जितने क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं, डीपीपी में जो क्वेश्चंस मिलेंगे, उन सबको अटेम्प्ट करना है और फिर मिलना है कहां पर? सर जब टेस्ट वेस्ट होगा। ये देख लीजिएगा, आज तीसरा दिन है भैया। मैं बार बार दिन काउंट करवाता हूं क्योंकि भैया इस बैच का नाम ही दिन के ऊपर है। बाकी बैचेज में बैच होता है, ये बैच नहीं है। ये तो संग्राम है भाई साहब, युद्ध है। युद्ध में वही जीतेगा जो प्रैक्टिस करके आएगा। और युद्ध की प्रैक्टिस जो होती है ना बेटा, नीट वाला जो युद्ध है, वो कौन जीतेगा? जो यहां प्रैक्टिस करेगा, क्लास के बीच में, घर पे प्रैक्टिस करेगा। और नहीं तो युद्ध में सीधा पहुंच गए कि सर जानते हैं फॉर्मूला तो याद है ही। हाँ सोच लो, तुम खुद सोच लो, फॉर्मूला तो सर ये तो 9, 10, 11, 12 से, आजकल तो बच्चों को 9th में भी कुछ लोग पढ़ा देते हैं मोल, ठीक है, तो 9 से याद होता है। कुछ लोगों को 11, 12 में आते ही पता चलता है हाँ मोल तो होता ही है। सर क्वेश्चन नहीं होते, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो डीपीए क्वेश्चंस हो चाहे इधर के क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस करना है। डीपीपी में कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है कि भैया क्वेश्चन ज्यादा है कम है, टेंशन मत लीजिए, डीपीज कर लीजिए, क्लास के क्वेश्चंस कर लीजिए। इसके बाद मैं सिर्फ 2 चीजों के लिए आपको बोलूंगा, नीट का पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी। इसके अलावा अगर टाइम मिले तो जेईई मेंस का पीवाईक्यूज कर लीजिए, उसके अलावा और कुछ मत कीजिए। बाकी चीजें जिनको कमबैक किट आई नहीं आई, भाई साहब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, कमबैक किट आए नहीं आए ठीक है ना, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम अपने हिसाब से कर लो, जो क्लास में कराया जा रहा है उसी को कर लो सही से, वही बहुत है। पहले दूसरे दिन देख लो, आज तीसरा दिन है, यहां तक पहुंच गए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं सर। केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल हमारे पास जो लॉज मिलते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी सी थ्योरी करानी है, फटाफट करेंगे। लॉ ऑफ, यहां पर देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर हम लोग बोल देते कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल देते हैं, डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है सर। थर्ड वन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और थर्ड वन के बाद हम लोग बोलते हैं गे-लुसाक्स लॉ। ये छोटे छोटे लॉज हैं जो आपको जानने हैं। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एनसीईआरटी में देखोगे तो भैया यहीं पर लॉज अपने खत्म हो जाते हैं, एवोगाड्रोस लॉ। एनसीईआरटी के हिसाब से यही 5 लॉ उनके सिलेबस में है। लेकिन अब वर्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहां पर लॉ ऑफ एक और चीज आती है, छोटा सा कैलकुलेशन होता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये याद रखिएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये देख लो सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गेलुजाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यही 4-6 लॉ यहां तक एनसीईआरटी में आता है। ये वाला पोर्शन हम अलग से एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। याद रखिए, छोटा सा लॉ है, छोटी सी कहानी है, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा इसको करने में, थ्योरी है भाई साहब। जिनका मन करे एनसीईआरटी बगल में हो तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस में इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। बस ध्यान से सुनिएगा, इस लॉ को आज करेंगे तो सीधा एग्जाम हॉल तक, मतलब सोचना ना पड़े, लेक्चर ना देखना पड़े, इस तरह से फोकस कीजिएगा, इस तरह से फोकस कीजिएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। लेवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते थे। ये बंदे पहला ऐसा बंदा थे जिन्होंने बैलेंसिंग नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बैलेंसिंग करना सिखाया था हम लोगों को, ठीक है, कि मास कंजर्व होना चाहिए, अगर रिएक्टेंट में जो मास है वो प्रोडक्ट में होना चाहिए। इनके हिसाब से मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास भाई ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। नाम में ही बता रहे केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल चेंज होगा टोटल मास क्या रहता है रिएक्शन के अंदर, टोटल मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। लेकिन याद रखिएगा सर, वैलिड फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसी के लिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग ही इसलिए की गई सर, केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू, केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहते हैं तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। याद रखिएगा सर, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर अदरवाइज, ये याद रखिएगा, इट इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन में क्योंकि वहां जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हो जाता है सर, एम डेल्टा, ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग शायद, हाँ, एनर्जी जो है एम सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज नॉट वैलिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास, न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं होता है। कोई भी रिएक्शन अगर बेटा ऐसे लिखी हुई है H2 + O2 H2, सर आप बताओ इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है क्या? रिएक्शन में इधर का मास देख लो, इसका मास कितना होगा 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32 ग्राम, इधर का मास कितना है 18 ग्राम। सर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट का मास कितना है 34। सर प्रोडक्ट का मास क्या है 18 ग्राम। दिस इज नॉट दिस डू नॉट ओबे सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। लेकिन सर मैं सच बता रहा हूं, ये देखो इसी रिएक्शन को तुम ऐसे लिख दो, सेम रिएक्शन है लेकिन अब तुम ऐसे लिख दिए। सर देखो इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर ऑक्सीजन 1 ही था, बैलेंस नहीं था, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा था। अब रिएक्शन बैलेंस है, अगर इस रिएक्शन को देखोगे ये बैलेंस रिएक्शन है, और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑलवेज फॉलो, ऑलवेज ओबे सर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मास देखोगे 4 ग्राम, इसका मास देखोगे 32 ग्राम। सर इधर कितना मास आ रहा है 36, इधर कितना हो गया 2 × 18 36 ग्राम। सर दोनों साइड का मास क्या है बराबर है। यह कौन सिखाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत छोटा सा लॉ है, न्यूक्लियर रिएक्शन पे वैलिड नहीं होता है। छोटे से लॉ को भैया मास कंजर्व कराना है, कहानी खत्म। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके कारण होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके कारण होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है। सर इसका मास अगर 10 ग्राम है, इसका मास अगर 5.6 ग्राम है, तो इसका मास कैसे निकलेगा। सर क्या बोल सकते हैं, सर 10 = 5.6 प्लस, भाई सीधा सीधा मास का कंजर्वेशन लगा दो, कितना आ जाएगा। सर मास दोनों साइड बराबर होना चाहिए, मास दोनों साइड बराबर होना चाहिए 4.4 ग्राम। मास जो है दोनों साइड क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 4.4 ग्राम। मास हमेशा क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। हो जाएगा सर, मास हमेशा क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। सेकेंड लॉ इज व्हाट, लॉ ऑफ
कंस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था? प्राउस्ट भाई साहब। साइंटिस्ट का नाम इसलिए याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि भैया थोड़ा सा अगर पेपर डिफिकल्ट करना हो, पहले वाले लेवाइजर, दूसरे वाले प्राउस्ट। प्राउस्ट ईयर तो नहीं पूछेगा, हिस्ट्री नहीं है, नाम याद जरूर रखिएगा। प्राउस्ट भाई साहब ने एक बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इन्होंने एक बात बोली कि कोई भी अगर कंपाउंड है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स बाय मास, उनका इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे तुम सीधी सी बात है, यह चीज हम अपने ऊपर लगा लेते हैं कि हम लोगों का भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि भैया यकीन में पढ़ाएंगे तो मोल को मोल नहीं, मोए मोए बोलेंगे, यहां पर मोल बोलेंगे। भाई साहब किसी भी सोर्स से आप पढ़े, भैया टीचर अगर सेम है तो ऑब्वियस है कंटेंट भी सेम होगा। हाँ, ये हो सकता है कहीं पर ज्यादा टाइम, कहीं पर कम टाइम, कहीं ज्यादा तेज। अब जैसे यहां पर ऑब्वियस है कंपैक्ट किया जा रहा है, 6-7 दिनों में खत्म करना है, वहां 20 दिनों में खत्म हो रहा है, तो दोनों में फर्क बस इतना आएगा कि भैया क्या हो रहा होगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हो। अदरवाइज भैया सोर्स क्या है, अगर आप एक ही कंपाउंड है, अगर मान लो टीचर एक ही है, तो भैया उसका क्या रहेगा, आप चाहे इस बैच से पढ़ो चाहे उस बैच से पढ़ो, सर मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आपको हर एक जगह मिल जाएगा, सेम चीज है। अगर कोई कंपाउंड है, मान लो CO2 है, अब CO2 गैस भैया तुम लैब में प्रिपेयर करो, लैब में प्रिपेयर करो, चाहे ह्यूमन से निकालो, चाहे किसी मतलब केमिकल्स रिएक्शन से निकालो, सर किसी भी जगह से निकालोगे तो हो सकता है लैब में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32। सर ये देख लो, ये रेशियो जो होगा, मास का जो रेशियो होगा या मास का जो परसेंटेज होगा वो सेम रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि सर लैब में आप प्रिपेयर करो तो हो सकता है कि उसके साथ इंप्योरिटीज कम हो, गंदगी कम निकले। ह्यूमंस के साथ हो सकता है इंप्योरिटी ज्यादा हो, केमिकल रिएक्शन के साथ करोगे तो हो सकता है कुछ और हो रहा हो, बट CO2 में जो मास का रेशियो है बेटा वो फिक्स रहता है। ये इनडायरेक्ट में प्राउस्ट भाई साहब ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड को, जैसे पानी है, पानी में देख लोगे तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 ग्राम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब पानी तुम चाहे कहीं से लेके आओ, चाहे घर से लेके आओ, नदी से लेके आओ, नाले से लेके आओ, उसका रेशियो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। किसी भी सोर्स से लेके आओ रेशियो सेम रहेगा, मतलब परसेंटेज सेम रहेगा, मास का परसेंटेज, मास का रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, ये कहां वैलिड नहीं होता सर? इट इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोपिक, नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। अब पानी को तुम कंसीडर कर रहे हो, पता चला पानी के बदले कोई हेवी वाटर लेके आ गया, सर हेवी वाटर में 4 ग्राम ड्यूटेरियम होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है, यहां पर रेशियो जो है 1:4 का है। तो पानी और हेवी वाटर दोनों अलग अलग कंपाउंड होते बेटा। यहां पर आप वाटर के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, आप पानी के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। सर यहां 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, सर 2:16, 1:8 ये आएगा। देखो आप दोनों को साथ साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि अरे सर H2 और D2 साथ में कंपेयर कर लिया, नहीं, इट इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस अगर कंपाउंड सेम है, अलग अलग जगह से बना रहे हो, किसी भी तरीके से बनाओ, उसमें मास का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन पूछने वाला पूछता रहे, बताते रहो। सर कॉपर ऑक्साइड है, अलग अलग सैंपल लेके आ रहे, कहीं से भी लेके आ जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या बन जाएगा सर? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। तो ये देख लो, अगर आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हो, देखना अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हो आप, तो एक बात बताना बस मुझे, कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज दिया हुआ है, आपको यह बोला जा रहा है कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेम है तो बेटा जो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, अगर कैल्शियम कार्बोनेट भैया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है तो किसी और सोर्स से भी लेके आओगे तो मास ऑफ कैल्शियम उसके अंदर कितना होगा? सर आपका परसेंटेज अगर फिक्स्ड है तो उतना ही रहेगा, उसको नहीं फर्क पड़ता कि भैया आप कहां से लेके आ रहे हो, किधर से लेके आ रहे हो। 4 ग्राम से भी लेके आओगे तो उसमें कितना 40%, 1.6 ग्राम। किसी और सोर्स से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मास 4 ग्राम है तो उसमें कैल्शियम इतना होगा ही होगा, क्योंकि आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हो। यहां पर कैल्शियम का कोई आइसोटोप नहीं है, इसीलिए टेंशन नहीं है। आप कोई भी सोर्स से कैल्शियम कार्बोनेट मैच करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पहले वाला कौन सा लॉ था? पहले वाला रिएक्शन वाला लॉ कि भैया मास दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। दूसरा वाला कौन सा था कि किसी भी
किसी भी कंपाउंड को अगर आपने बोला किसी भी अलग अलग तरीके से भी कैलकुलेट करोगे तो उसका परसेंटेज या मास रेशियो सेम रहना चाहिए, मास का रेशियो सेम रहना चाहिए। पहले वाले की लिमिटेशन क्या थी, न्यूक्लियर रिएक्शन वैलिड नहीं है। इस वाले की लिमिटेशन क्या है कि सर आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है। अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चचा को तो तुम जानते ही हो, डाल्टन चचा को कल ही दिए थे डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, मतलब कल नहीं फर्स्ट डे ही दिए थे डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी में बेटा सर आप जाके देखना एक बार, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी का नोट्स पलटना, वो सबको फॉलो करता है। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है क्योंकि रिएक्शन में किसी भी एटम को डिस्ट्रॉय नहीं करता। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, बोलता है फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो वो खुद ही बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट, वन एलिमेंट कंबाइंस विद द अदर एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही कंपाउंड बनाए, वो एक से ज्यादा भी कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनके मास का रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। उनके मास का रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। उनके मास का रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब उनका यह कहना है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर मिलेंगे तो जरूरी नहीं है कि भैया ये देख लो सर मास का रेशियो कोई निकालने के लिए बोले ना भाई एटम को देख लो, एटम को देख लो सर उसी से निकल जाएगा, इतना ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, देख लो। अगर आप स्टेटमेंट देखने जा रहे हो तो स्टेटमेंट देख लो। सर 12 ग्राम फिक्स कर दो कार्बन, सर किसी एक का मास फिक्स कर दो, दूसरे का मास का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 आ रहा है। भैया मास का रेशियो क्यों देखूं, मुझे ये कहना चाह रहा है सर, ये डाल्टन चचा ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जो एटम का रेशियो होना चाहिए ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। आप कभी ये कंपाउंड नहीं बना सकते। आप देखो आप कभी ये कंपाउंड चलेगा, ये कंपाउंड चलेगा, लेकिन कभी ऐसा कंपाउंड नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू डाल्टन। उन्होंने बोला ये सब कंपाउंड्स नहीं चलेगा, ये सब कंपाउंड्स नहीं चलेगा। इनकी लिमिटेशन क्या आ गई, इनकी लिमिटेशन ये आ गई कि इनकी लिमिटेशन क्या है सर, इनकी लिमिटेशन है नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। सर ये नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। इनका ये कहानी आ गई कि भाई साहब स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स इनके लिए ये वैलिड नहीं होता, इनके लिए ये वैलिड नहीं होता। लिमिटेशन ये, जैसे आयरन है, आयरन प्लस ऑक्सीजन ले, सर आयरन प्लस ऑक्सीजन आप ये बनाओगे चलेगा, आप ये बनाओगे चलेगा। सर डाल्टन ने बोला ये सब चलेगा, ये सब चलेगा, लेकिन अगर आप ये कंपाउंड बना दिए, अगर आपने ये कंपाउंड बना दिया, सर ये डाल्टन्स ने फॉलो नहीं करा, बोला नहीं सर ये नहीं चलेगा। आप हमेशा एटम्स जब भी कंबाइन करते होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते, दो एलिमेंट्स अगर मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे तो बेटा उसमें बस एक चीज का याद रखिएगा कि सर उसमें रेशियो जो होता है वो सारा का सारा होल नंबर रेशियो होता है। जैसे देख लो ना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पानी का बना सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं। आप कोई भी कंपाउंड बनाएंगे सर रेशियो जो होगा हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, कभी फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करेगा। ये किसने बोला, डाल्टन ने। और डाल्टन बोले उससे पहले लोग बोल चुके थे, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात पहले हो चुकी थी, लेवाइजर कर चुका था सर, प्राउस्ट ने पहली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कर दिया था, तो डाल्टन ने इन तीनों को कंबाइन कर दिया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। याद रखिएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, सर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम तीनों लॉज को फॉलो करते हैं जो अभी तक हमने पढ़े। सर इस क्वेश्चन को देखिएगा, पानी और H2O2, H2O और H2O2 कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, दैट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये परसेंटेज का छोड़ो, सर वो किसको फॉलो कर रहा है, ये दो कंपाउंड, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। सर आपका दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाइट्रोजन को देखो, धाड़ कंपाउंड बनाया जा रहा है, नाइट्रोजन N2O, NO, N2O4, N2O5, N2O3 सब बना रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, सर ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। सर ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो ये देख ले भाई, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये तेरे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां शो कर रहे हैं, इनमें कंपाउंड्स बनाओ, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट कर क्वेश्चन, बेटा भूलना नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, तुम मेरा इंतजार मत करना। हाँ, क्योंकि मैं तो अब भाई हवा में स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं तो यही मान के चलूंगा तुम्हारे अंदर ये अभी फर्स्ट डे से आदत लगी है, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। सर यहां पर देख लो, कोई बोले कि सर ये करेगा क्या, सर ये भी हाइड्रोक्साइड है, ये भी हाइड्रोक्साइड है, बेटा यहां दो एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स हो गए, दो एलिमेंट से ज्यादा है, कैंसिल आउट कर दो। सर पानी है और D2 है, सर तीन एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ऑक्सीजन। पोटेशियम है KBr KCl, तीन एलिमेंट्स हो गए। सर ये किस टाइप के लोगों के लिए वैलिड होता है, इस टाइप के लोगों के लिए, दो ही एलिमेंट हो और दो एलिमेंट का एक से ज्यादा कंपाउंड बने तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाएगा सर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीन लॉज हैं और यहीं तक के तीन लॉज डाल्टन्स को आते थे, इसीलिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यहां तक के सारे लॉज को एक्सप्लेन करता है। आप चाहें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नोट्स में जाके ऐड कर लीजिएगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसको किसको एक्सप्लेन कर देता है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसको किसको एक्सप्लेन कर देता है, एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखोगे वहां पर आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा कि भैया रिएक्शन में सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है, सर इसको एक्सप्लेन कर देगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर देगा, बार बार बोलेगा कि भैया सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होना चाहिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी ये एक्सप्लेन कर देते हैं डाल्टन चचा, लेकिन इसके आगे के लॉज उनको आइडिया भी नहीं था, उनको गैसेस का वॉल्यूम मोल्स का रिलेशन कुछ आइडिया भी नहीं था, इसीलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन तीन लॉज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आप जाके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। डन, देख लो। अगर तुमसे कोई बोले गेलुजाक्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, बेटा ये देख लो गेलुजाक्स लॉ की बात क्या करते हैं। गेलुजाक्स लॉ ने क्या बोला कि जब गैसेस भी कंबाइन करते हैं ना, एक्चुअली गेलुजाक्स लॉ को क्यों नहीं कर पाया था डाल्टन, डाल्टन चाहता तो इनको भी कर सकता था ऐड, लेकिन हुआ क्या था उस टाइम पर ना नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी कि गैसेस का मोल्स अलग निकलता है और सॉलिड लिक्विड का अलग होता है, इसीलिए बेचारा कर नहीं पाए। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी रिएक्शन होगी अगर गैसेस भी आपस में रिएक्ट करेंगी, सर आपको आज के टाइम पर ये पता है, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन पता है, तो आप देखेंगे यहां पर इसका 1 मोल है तो इसका 3 मोल और इसका 2 मोल, तो इसका अगर 1 लीटर रिएक्ट कर रहा है, इसका 3 लीटर रिएक्ट कर रहा है, यहां पर 2 लीटर रिएक्ट कर रहा है। मतलब जो वॉल्यूम का रेशियो भी होता है ना बेटा, एकदम होल नंबर रेशियो होता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा मोल जो होता है, यहां 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, यहां 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, यहां 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। तो गेलुजाक उस टाइम मोल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाया, उसने बस ये बोला कि भैया 1 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर। तो भाई साहब बाद में लोग समझ गए कि अच्छा मोल्स का रेशियो जैसा होगा वैसा ही वॉल्यूम का रेशियो होगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर गैसेस की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम का रेशियो सेम होगा एज कंपेयर टू मोल्स, जो मोल्स का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो है। देख लो ये रेशियो भी हमेशा होल नंबर रेशियो होगा। देख लो जब भी गैसेस कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो मतलब बेटा होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल द गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हम जनरली मान के चलते हैं नॉर्मल केस में एसटीपी रहता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रहता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो 1 लीटर नाइट्रोजन अगर कंबाइन हो रहा है 3 लीटर हाइड्रोजन से, ये बताओगे वॉल्यूम का गेम कौन सा लॉ एक्सप्लेन करेगा, गेलुजाक्स लॉ। क्योंकि बेटा देखो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंपाउंड देखते थे, मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक से ज्यादा कंपाउंड्स देखते थे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अभी हमने पढ़ा नहीं, तो बचा कौन, सर गैसियस वॉल्यूम है। एग्जाम हॉल में बेटा एकदम दिमाग में क्लियर पिक्चर रहना, पहला सर रिएक्शन को देख के बताना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कंपाउंड्स का अलग अलग सोर्स से देखो परसेंटेज सेम, तीसरा 2 एलिमेंट उसके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बने तो उसको क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और गैसेस के वॉल्यूम अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गेलुजाक्स लॉ, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गेलुजाक्स लॉ। अब देखो एवोगाड्रो भाई साहब 1811 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पब्लिश होने के बाद
जो गेलुजाक्स लॉ था उसको देख के और एवोगाड्रोस नंबर के हिसाब से भाई साहब मोल्स की कैलकुलेशन करनी शुरू करी। इनका ये कहना था, इनको भी देखो मोल्स अभी पता नहीं था, यही बस ये कह, बहुत साइंस जो इवॉल्व हुई है ना बेटा, आज हम फटाक से इलेक्ट्रॉन का मास 2 मिनट में लिख देते हैं, पहले दिन ही पढ़ा दिया, मोल्स निकालना दूसरे दिन सिखा दिया, बट रियल लाइफ में मोल्स बहुत लेट निकलना शुरू हुआ था। एवोगाड्रो की इज्जत में हमने एवोगाड्रो नंबर रखा है, ऐसा नहीं कि एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो नंबर निकाला, ना ना ना, एवोगाड्रो की इज्जत में हमने एवोगाड्रो नंबर रखा कि भाई साहब उस टाइम पर ये बात बोलना कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, आज तो हम इसको बहुत इजीली प्रूफ कर लेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर आप देख लो, आज के टाइम पर आपको बोला जाए कि 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस है, 10 लीटर नाइट्रोजन गैस है और 10 लीटर अगर मैं बोलूं CH4 गैस है, दोनों के दोनों वॉल्यूम इक्वल है। सर इसका नंबर ऑफ देख लो, इक्वल वॉल्यूम, इनका कहना यह था एवोगाड्रो का कि फॉर गैसेस अगर आप देखेंगे तो गैसेस के लिए इक्वल वॉल्यूम अगर आपको दिया है, अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोई भी गैस दिया है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इसका मतलब क्या होता है, अगर इक्वल वॉल्यूम है तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे नाइट्रोजन का, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे नाइट्रोजन का, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे CH4 का, सर नंबर ऑफ मोल्स देख लो, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, मतलब क्या हो गया, इक्वल वॉल्यूम का मतलब इक्वल मोल्स बोल सकते। याद रखिएगा गैसेस में अगर इक्वल वॉल्यूम है गैसेस का तो इसका मतलब उनके इक्वल मोल्स होंगे, इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल मोल्स होंगे। सर इक्वल मोल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सर ये देख लो 10/22.4 इंटू N, इसके मॉलिक्यूल्स निकालो, सर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सर इक्वल मोल्स होंगे तो इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। और यही बात किसने प्रूव करी थी, सर आज के टाइम पे ये प्रूफ बहुत इजी है, उस टाइम पर भाई साहब जितना कम साइंस अवेलेबल था उसके हिसाब से ये बात बोल पाना, एवोगाड्रो ने ये बात बोली थी। इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मोल्स, इक्वल मॉलिक्यूल्स। कोई बोले एटम, बेटा एटम अलग अलग हो सकता है, अगर एटम के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, एटम्स के लिए बेटा एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। एटम्स की बात करोगे, एटम्स इक्वल होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है एटॉमिसिटी पे। एटम्स के लिए हम ऐसी लाइन यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल्स, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 5, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2। तो देख लो सर मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, वॉल्यूम इक्वल, सर मोल्स इक्वल, मॉलिक्यूल्स इक्वल, वॉल्यूम इक्वल, मोल्स इक्वल, मॉलिक्यूल्स इक्वल। एटम्स की कहानी अलग अलग हो सकती है। तो ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ है। सर ये देखो ये 5 लॉज हमें मिल जाएंगे। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को बोलते हैं। एवोगाड्रो ने उस टाइम बेचारा जितना अपने तरफ से प्रूफ हो सकता है वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स ऐसे करके प्रूफ नहीं किया था। आज के टाइम पे हमें ये प्रूफ करना आसान है। सर एवोगाड्रो ने जो हाइपोथेसिस दी थी, बताओगे आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बताओगे क्या होगा, आंसर क्या होगा? देख लो क्या होगा। सर गैसेस रिएक्ट टुगेदर इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही होगा। इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, नहीं होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये सब बातें ही नहीं करी थी एवोगाड्रो ने। इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बात किसने बोली थी? एवोगाड्रो ने बोली हुई थी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखना है, हो जाएगा। तो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भाई साहब यहां तक के 5 लॉज एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़िएगा जरूर, एनसीईआरटी पढ़िएगा जरूर। एनसीईआरटी भाई मतलब बहुत, अगर आपको कोई भी मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, कम्बैक किट नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, आप एक बेसिक, मैं बात बोल रहा हूं, क्लास करना है, डीपी क्वेश्चंस करने हैं, क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा करने, प्लस एनसीईआरटी जरूर करिएगा। और पीवाईक्यूज नीट के, जेईई मेंस के मिल जाए टाइम तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। जेईई मेंस में भी अगर करना हो 2019 से 25, बस इससे ज्यादा मत कीजिएगा, उससे पीछे मत जाइएगा कि भाई 2019 से ही पीछे चल रहे हैं। ये देख सर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है? सर ये देखो ये अलग लॉ है, ये सिलेबस में आज के टाइम पर नहीं बना बैठा है, लेकिन इसका क्वेश्चन करना बहुत आसान है। इसमें क्या बोलता है? इसमें 2 एलिमेंट्स नहीं, इसमें 3 एलिमेंट्स है। ये क्या कहता है कि जब 2 एलिमेंट, मान लो 2 एलिमेंट हैं सर बी और सी, 2 एलिमेंट हैं सर बी और सी, याद रखिएगा अगर 2 एलिमेंट बी और सी ए के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, सर बी और सी ए के साथ कंपाउंड बना रहे हैं,
तो भैया पता है सर बी और सी भी उसी रेशियो में कंपाउंड बनाएंगे। अगर भैया ए बी के साथ ऐसा कंपाउंड बना रहा है, ए सी के साथ ऐसा कंपाउंड बना रहा है, तो बी भी ऐसा कंपाउंड बनाएगा। मतलब जहां भी तीन एलिमेंट्स दिए हो और उन तीनों की कॉम्बिनेशन में तीन कंपाउंड बनाए गए हो, तीनों की कॉम्बिनेशन में, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ, अगर ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, वो किसी भी रेशियो में क्यों ना बन रहा हो, वहां पर क्या याद रखना, तीन एलिमेंट्स, तीन अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स, दो दो की कॉम्बिनेशन करके अगर बना रहे हो, अगर इस टाइप का ट्रायंगल बना पा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट फॉलोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट आपके सामने है कि भैया स्टेटमेंट ये कहेगा, जैसे अब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन सर बेसिक कंपाउंड CH4। अब यहां पर कुछ गलतियां पता है क्या होती हैं, क्योंकि आज के टाइम पर नंबर ऑफ मोल्स सर उतना ज्यादा, ये देख लो H2। सर अब क्या बोलोगे, अगर ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आप देखोगे तीनों अगर आपस में कंपाउंड्स बना रहे हैं, अगर कहीं तीनों आपस में कंपाउंड्स बना रहे, ये देख लो HCl बना रहा है, यहां पर PCl3 PH3 बन रहा है, और यहां पर PCl3 बन रहा है, देख लो। तो जहां भी अगर इस तरह के कंपाउंड्स बन रहे हैं, तीनों के ट्रायंगल में तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों के बीच में दो दो का पेयर का कंपाउंड बन रहा है, उसको आंख बंद करके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कह देना। किसने दिया था, रिश्टर ने। सर ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन अगर आएगा, जैसा अब इतना बड़ा क्वेश्चन आया, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम देख लो क्या तुम ट्रायंगल बना पा रहे हो। जैसे यहां पर एक कंपाउंड है कार्बन और सल्फर का, सर ट्रायंगल बन रहा है, बस ये चेक कर लो। अगर ट्रायंगल बन गया मतलब तुम्हारा काम फिनिश। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का, ये देखो सल्फर कंबाइंस विद सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा कंपाउंड भी बन गया। सर आपका ये ट्रायंगल बन गया क्या? अगर ये ट्रायंगल बन गया मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। तो टोटल हमारे पास 6 लॉज, टोटल हमारे पास 6 लॉज, उनमें से भैया 5 लॉज ये हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कैसे चेक करोगे, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बेटा देख लो, ये 6 लॉज हैं, इन 6 लॉज को रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से कैसे चेक करें। सर ये किसको फॉलो कर रहा है, सर ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है, दो ही एलिमेंट हैं और दो ही एलिमेंट आपस में कंबाइन किए जा रहे हैं, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये देख लो सर ये किसी को फॉलो कर रहा है, यहां देखो फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसका कंपाउंड तो बना दिया गया। यहां पर देखो इसके दो दो कंपाउंड बना दिए, सर इनका कंपाउंड तो बना ही नहीं, तो ये फॉलो कर रहा है क्या, नहीं। इसका देखो ये तो 4 एलिमेंट्स हो गए, NaClBr, 4 एलिमेंट्स का तो बनेगा ही नहीं। यहां देख लो अभी जस्ट बताया भी, कार्बन सल्फर कार्बन ऑक्सीजन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए 3 एलिमेंट्स होने चाहिए और उन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल बनना चाहिए, मतलब वो दो लोगों को कंबाइन करके एक एक कंपाउंड्स बनने चाहिए। मिनिमम 3 लोग, मिनिमम 3 कंपाउंड्स होने चाहिए और दोनों के पेयर्स में होने चाहिए, तभी जाके आप लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हो। तो याद रखिएगा भाई साहब, मोल कॉन्सेप्ट की, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। दूसरा गैसियस लॉज हो गया, या लॉज की बात करें तो गैस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं, थोड़ा सा बीच में थ्योरी कर लिया है। मोल की कैलकुलेशन को आज परफेक्ट करना है, इस कॉम्बिनेशन और ये सब छोटे छोटे लॉज को आज परफेक्ट करना है। फिर हम लोग आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स नहीं, नॉर्मल न्यूमेरिकल जो आप 9 10 से पढ़ते आ रहे। जैसे नॉर्मल न्यूमेरिकल क्या होता है, जैसे बोल दिया जाए परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, अब परसेंटेज किसी का भी निकालना हो बेटा, तुम्हारा अभी टेस्ट दोगे, मान लो टेस्ट देते हो, फिजिक्स का परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज ऑफ फिजिक्स कैसे निकलेगा, कि मान लो परसेंटेज ऑफ फिजिक्स, सर मेरे नंबर आए 90, कितने में, 180 में, इनटू क्या कर दिया 100, यही होता है परसेंटेज निकालने का मतलब, यही होता है परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब, यही होता है कि 90/180 कर दो। सर जो आया है डिवाइड बाय टोटल, तो अगर आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हो किसी का भी, तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है, सर जो गिवन है डिवाइड बाय टोटल इनटू क्या कर दो 100, जो गिवन है डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, यही होता है। सर अब परसेंटेज, कोई बोले सर मास बाई मास निकाल दो, कि मास के रिस्पेक्ट में निकाल दो, इसको बोलते बोलते मास बाई मास, या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं मास परसेंटेज। अगर मास परसेंटेज निकालना है, मान लो ए का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100।
सर परसेंटेज निकालना है, मास के रेस्पेक्ट में निकालना है, मास के रेस्पेक्ट में निकाल दिया। परसेंटेज, सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाल देना, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सर ये देख लो, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब बेटा ये फॉर्मूला तो इतना सिंपल हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देख ली, सर कोई बोले नहीं सर हमको तो मास बाय मास नहीं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं, हमको तो ऐसे निकालना है। ये देखो परसेंटेज निकालना है, मास बाय वॉल्यूम का रेशियो, मतलब सर ये देख लो मास बाय वॉल्यूम निकालना। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तुम खुद बोल रहे मास बाय वॉल्यूम इनटू 100 कर दो, सिंबल से ही पता चल रहा है मास का रेशियो किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। कोई बोले नहीं सर हमको तो बेटा फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं, बेटा ये सब रटना मत, वॉल्यूम बाय मास बता रहा हूं। सर इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम का रेशियो किसके रेस्पेक्ट में, टोटल मास के रेस्पेक्ट में, इनटू क्या हो गया 100 हो गया, तो ऐसे निकाल दो। परसेंटेज का रेशियो निकालना है, परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, परसेंटेज W बाई V, V बाई V, परसेंटेज V बाई W, ये देख लीजिएगा सर ये हो जाएगा। सर परसेंटेज कैसे निकलता है ये बेसिक सी चीज बताना चाह रहा। अब कोई बोले सर मोल का परसेंटेज, ये भी देखो सर मोल का, मान लो ऐसे दिया, देखो ये क्वेश्चन दिया है, मान लो CH4 दिया है, सर एक बार बोले मास परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, मास परसेंटेज कंपोजिशन, मास परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। CH4 में देखोगे तो 12 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन। सर परसेंटेज, मास परसेंटेज, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालोगे मास के रिस्पेक्ट में, तो सर कार्बन का मास कितना है 12, टोटल मास कितना है, कितना हो जाएगा मास के रिस्पेक्ट में परसेंटेज, सर निकाल लो। सर मास के रिस्पेक्ट में परसेंटेज ऐसे निकलती है, मास परसेंटेज कंपोजिशन हम ऐसे निकालते हैं, अपना मास डिवाइड बाय टोटल ऐसे निकाल दो। सर मास के रिस्पेक्ट में ऐसे निकाल दे, लेकिन अच्छा चलो ऐसा पूछ दिया तो मोल्स का परसेंटेज कंपोजिशन पूछ दिया तो बेटा मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स का परसेंटेज कंपोजिशन पूछ दिया तो मोल्स का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालोगे। अगर मोल्स का परसेंटेज कॉम्बिनेशन अगर पूछ दिया तो कैसे निकालोगे, किस तरह से निकलेगा, ये देखो मोल्स का परसेंटेज कंपोजिशन। एक बात बताओ, अगर 1 मोल CH4 का लेते हैं, 1 मोल CH4 का लेते हैं तो उसके अंदर 1 मोल कार्बन एटम होगा, 1 मोल कार्बन होगा और 4 मोल क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे ना भाई साहब, ये पता चल रहा है। 1 मोल कार्बन होगा, 4 मोल क्या होंगे, हाइड्रोजन। 1 मोल CH4 में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सर परसेंटेज, मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आपको निकालना है, मास परसेंटेज नहीं पूछ रहा आपके, मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन, मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो बेटा ये देख लो टोटल कितना हो गया, अपना मोल डिवाइड बाय टोटल। सर आपको परसेंटेज अपना डिवाइड बाय टोटल, मोल बोला अपना मोल्स डिवाइड बाय टोटल। सर 1 + 4 टोटल कितना हो गया 5 मोल। सर कितना परसेंटेज आ गया। अगर मैं तुमसे बोलूं मोल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोल परसेंटेज निकालो तो 4/5 इंटू क्या आ गया 100, कितना आ जाएगा 80%। तो ऐसे निकाल दो, मोल परसेंटेज ऐसे निकलता है, मास परसेंटेज ऐसे निकलता है। सर मोल्स के लिए मोल का डिवाइड बाय मोल, मास के लिए मास का, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, निकाल दो। परसेंटेज कंपोजिशन बेटा एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं। अब किसी के स्ट्रक्चर, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे कि भाई मेरे अंदर इतना परसेंटेज ये है, तो उससे निकाल दो। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आसानी से कर सकते हो। मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के अंदर कार्बन का मास परसेंटेज निकालना है। कैसे निकलेगा CO2 के अंदर कार्बन का मास परसेंटेज, कैसे निकलेगा, निकाल सकते हो, निकाल पाओगे। सर मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है तो मास परसेंट ऑफ कार्बन कैसे आएगा, कार्बन का मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। सर टोटल मास कितना है 44 ग्राम, यही है। सर ये कर लेंगे, अब देख लो, ये 3 4 जा 11, 300/11 डिवाइड करो 222,
8 हो गया, 27 पॉइंट, देख लो 27.27%। जो भी परसेंट आए अब इसको कैलकुलेट करेंगे, निकाल देंगे, हो गया। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मास के रेस्पेक्ट में निकालना, मोल बोलता तो मोल के रेस्पेक्ट में निकालता, मास वॉल्यूम बोलता था वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालना सबसे सिंपल सा काम, अपना डिवाइड बाई टोटल इंटू 100, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, कोई भी फॉर्मूला दिया हो निकाल सकते हो, डन। अच्छा इसको कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला दिया है Na2SO4.XH2, Na2SO4.XH2, इसके पास 50% वाटर बाई मास है, मतलब इसका टोटल मास कितना होगा बेटा, टोटल मास कितना होगा, सोडियम का मास बेटा याद रखिएगा 23 का, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4, ऑक्सीजन 18 इंटू एक्स वाटर का मास। अगर आप देखेंगे तो 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18x, सर इसको कैलकुलेट करेंगे सर ये 2 आ जाएगा, 4 3 7 142 प्लस 18x आ जाएगा। इसका टोटल मास कितना है सर, टोटल मास कितना है 142 प्लस 18x, मुझे नहीं पता x की वैल्यू क्या है, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है ना, ये इस टाइप की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल देते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये। इसके अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर दिया है, वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है कितना 50%। सर परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल इनटू क्या कर दोगे 100 इज इक्वल्स टू 50। सर मास ऑफ वाटर है कितना 18x डिवाइड बाई 142 प्लस 18x इंटू 100 कर दो, ये कितना हो गया सर, ये कितना हो गया, सर ये कितना हो गया 18x इज इक्वल्स टू 142। x की वैल्यू देखोगे तो 142 अपॉन 18 करोगे तो भैया ये किसके आसपास पहुंच जाएगा, सर आप करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा, 18 8 जा मतलब 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 144 है ना, तो 142 डिवाइड बाई 18, अगर 18 का टेबल याद नहीं है तो 18 8 जा होता है, लेकिन 7.88 अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल देंगे, अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले लेंगे, ऑब्वियस है x की वैल्यू फ्रैक्शन में तो होगी नहीं, 7.88 तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल हो चाहे किसी का भी मॉलिक्यूल हो, 1 होगा 2 होगा, फ्रैक्शन में नहीं होता है। एटम या मॉलिक्यूल्स बेटा फ्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट करते, वो एनहाइड्रस हाइड्रस में अलग से हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसे फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते, तो याद रखो। अब इस तरह क्वेश्चन है, परसेंटेज से निकल जाएगा, परसेंटेज दिया है परसेंटेज से निकाल दो। ये देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसको हीटिंग करोगे, हीटिंग करते ही बेटा कहां चला जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट हीटिंग करते, हाइड्रेटेड सॉल्ट हीटिंग करते ही बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3.XH2। ये देख लो Na2CO3.XH2 अगर हीट करोगे तो पानी बाहर चला जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा। सर यहां पर देख लो इसका मास कितना है, अगर आप कैलकुलेट करोगे Na2CO3.XH2O का टोटल मास कैलकुलेट करोगे, फिर से सोडियम का 23, कार्बन का 12, 16 इंटू 3 सर प्लस 18x, इसका वैल्यू 46 106 18x आ जाए। टोटल मास इसका कितना है सर, आप देख लो आपका मास टोटल कितना है 18x, आप जब हीटिंग कर रहे हैं तो इसका मास तो बच गया, लेकिन ये क्या हो गया लॉस हो गया। सर पानी क्या हो गया बाहर चला जाएगा, हीटिंग पे लॉस हो जाएगा, हीटिंग पे लॉस क्या हो रहा है, पानी ही तो जा रहा है, लेकिन पानी, ये जो पानी का मास दिया है ये कितना दिया है 63% लॉस इन मास। सर 63% लॉस इन मास मतलब क्या हो गया सर, ये परसेंटेज ऑफ वाटर दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि सर आपको बोला गया 63% लॉस हो रहा है, लॉस किसका हो रहा है पानी का हो रहा है, तो पानी का परसेंटेज कितना होगा 63, पानी का परसेंटेज कितना होगा 63, पानी का मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100 कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 आ जाएगी। अब इसको देख लो, अब ये कैलकुलेशन बेटा कर लो, ये कितना आ जाएगा
1134 x आ जाएगा। सर इसको देखेंगे, ये आ जाएगा 666 x इज इक्वल्स टू 6678। x की वैल्यू देखोगे अप्रोक्सीमेटली आपको कितना आ जाएगा सर, अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन बेटा ऐसे भी हो सकते हैं। अब कोई बोले सर पानी, ऑब्वियस हीट करने में पानी ही बाहर जाता है, तो जो लॉस हो रहा है बेटा वो लॉस किसका हो रहा है, लॉस जो हो रहा है पानी का हो रहा है। तो जो भी लॉस मास का आ रहा है वो पानी के कारण आ रहा है। तो परसेंटेज लॉस इन वाटर इट इज इक्वल्स टू परसेंटेज लॉस इन वाटर, सॉरी मास, परसेंटेज लॉस इन मास। जो भी परसेंटेज ऑफ वाटर है वही लॉस के फॉर्म में जा रहा होगा। तो ये कर लेना, हो जाएगा सर, श्योर है सर। परसेंटेज कंपोजिशन बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल मैथ्स निकाला जा रहा है। मास का परसेंटेज निकालो, मोल्स का निकालो सर, मास का, मोल्स का, वॉल्यूम का, जिसका मन करे उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हो बिना किसी लोड के। अब परसेंटेज क्यों बताया, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन के साथ साथ दो चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेड होती हैं। एक आता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, बेटा इसको शॉर्टकट में MMM, ट्रिपल M लिख देते हैं, MMM, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ये किस पे बेस्ड होता है, इसका कहना यह है कि आप दुनिया का कोई भी कंपाउंड बोलो, अगर मैं उसमें बोलता हूं कि दुनिया का कोई कंपाउंड है, मतलब कोई कंपाउंड है मान लो, अगर उसमें कार्बन है तो मिनिमम कार्बन का कितना आइटम होगा। अब मुझे नहीं पता उस कंपाउंड में और क्या क्या है, मैं बोल रहा हूं उसमें कार्बन है, तो कार्बन है तो मिनिमम कितना आइटम होगा, कम से कम एक आइटम तो होगा। अरे कम से कम एक आइटम तो होगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास किस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी बता दूंगा, लेकिन पहले सुन लो। मान लो एक ऐसे लिखा है, एन एंजाइम कंटेन्स 0.031% ऑफ फॉस्फोरस बाय मास, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, बता दो। अगर आपसे पूछ दिया जाए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बता दो, तो कैसे निकलेगा भाई। सर एंजाइम में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसके अंदर फास्फोरस कितना होगा, एक आइटम तो मिनिमम होगा। अगर मोल में लोगे तो ग्राम में मास लेंगे, अगर एक एटम में लोगे तो एएमयू में मास लेंगे। ध्यान सुनिएगा, कोई बोलेगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मुझे नहीं पता एंजाइम में कितना है, लेकिन मैं इतना जान रहा हूं कि सर ग्राम लूं या यू ले लेता हूं, जैसी मर्जी। मोलर लेना है तो ग्राम लेंगे, एटम का लेना है तो ऐसे लेंगे। सर ऑफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एंजाइम। सर इतना तो पता है ना, ये कहां से पता चला सर, पहली लाइन से यही तो पता चल रहा है कि एंजाइम का मास अगर 100 ग्राम है तो उसमें से 0.031 ग्राम क्या है, फास्फोरस है। तो भैया एक बात बताओ, 100 ग्राम या 100 यू लिख देना है बेटा, यू भी लिख सकते हो सर। यहां पर अब मैं ये लिख सकता हूं, और अगर आप एक आइटम कंसीडर कर रहे हो तो एक आइटम फास्फोरस का मास क्या होगा, एक आइटम लो या एक मोल लो। सर ये देख लीजिएगा, इसका कम से कम एक आइटम, फास्फोरस का एक आइटम तो होगा ना, या एक मोल आइटम तो होगा, क्योंकि मोल में लोगे तो मोल में ग्राम आएगा, एक आइटम का लोगे तो यू आएगा। सर ये देख लो कम से कम कितना होगा, एक होगा। सर इसको कितना कर दे, 1000 कर दे। सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास एंजाइम का कितना होगा, सर वो कम से कम 1,00,000, या तो ग्राम में बोलोगे तो ग्राम में, एक मोल का मास एंजाइम का कितना होगा, 1,00,000 ग्राम होगा, या फिर अगर एक मॉलिक्यूल का मास बोलोगे तो यू में आ जाएगा। मास और यू और ग्राम में डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में कर लिया है, तो हमें पता होना चाहिए। मोलर मास बोलेगा तो ग्राम में लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो यू में लिख देंगे, एएमयू में लिख देंगे। सर वैल्यू देख लो कैसे। सर मिनिमम कितना लिया आपने, एक आइटम तो लिया ही, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस तो होगा ही होगा, 1 एटम या फिर 1 मोल एटम तो कम से कम होगा। सर आप चाहें तो यहां से मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का एक फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप कुछ नहीं, 100 बाई परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो भी दिया हुआ है इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कर दीजिए, इनटू क्या कर दीजिए सर, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
आपको जनरली भाई साहब जब कुछ नहीं लिखा है तो एक ही आइटम मान के चलते हैं, बट कहीं कहीं क्वेश्चन में हो सकता है एटॉमिसिटी भी दी हो कि एक मॉलिक्यूल में, एक एंजाइम में, 100 ग्राम एंजाइम में 2 आइटम है या 3 आइटम है, तो जो भी एटॉमिसिटी हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का एक सिंपल सा फॉर्मूला 100 अपॉन परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास इंटू क्या कर दीजिए, एटॉमिसिटी कर दीजिए। नहीं कुछ दिया है तो एटॉमिसिटी कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो इसी क्वेश्चन को करने में आपका टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं याद रखिएगा, अदरवाइज यूनिटरी मेथड से भी करेंगे तो बहुत टाइम लगता नहीं है, यूनिटरी मेथड से ही बहुत आसानी से हो जाता है। यूनिटरी मेथड से करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे अब यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेलेनियम दिया हुआ है, क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि एक आइटम है, सेलेनियम का एक ही आइटम है, एटॉमिसिटी दिया हुआ है, कहां सर, नॉट मोर देन 1 सेलेनियम आइटम। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है एंजाइम का, कैसे निकालेंगे सर, 100 अपॉन परसेंटेज 0.5 है। सर मोलर मास कितना है, 78.4 है। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, 5 से ये कितना हो गया, 20। सर ये देख लीजिएगा 0, 8, 16 और ये 156। यू लिखना है, यू लिख दो, यू लिखना है, यू लिख दो, हो गया आपकी मर्जी। अब 0.5 दिया, सर एटॉमिसिटी कितना लेना है, सर 1 लेना है, लिख लो 1 से मल्टीप्लाई। मैंने नहीं किया 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था। सर इसका मास 78.4, 100 अपॉन 0.5, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको बोल रहा है कि कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पास आयरन एक ही है, मतलब एक ही आइटम है, ठीक है, एटॉमिसिटी दे दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास। सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड क्या होगा, 100 अपॉन परसेंटेज इंटू मॉलिक्यूलर मास 56 इंटू 1। सर कितना हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन बेटा एग्जाम हॉल में टाइम बहुत सेव कर देंगे। यहां पर सोचना नहीं है बैठ के कि सोचे जा रहे हैं कि भाई साहब ये होगा वो होगा, यहां पर विद इन सेकेंड आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। डन, देख ले। अगर आपको 8% सल्फर बाई मास दिया हुआ है, 8% सल्फर बाई मास दिया हुआ है, तो इस कंपाउंड में बता सकते हैं लिस्ट मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 100 अपॉन 8 इंटू कितना, सल्फर का मास कितना है भाई साहब, सल्फर का मास कितना होता है 32, मिनिमम कितना लेंगे, सर एक ही आइटम होगा, सर कितना मास आ जाएगा, 400 आएगा। कितना मास आएगा, 400 आएगा, तो 400 लिख लो। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बेटा ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये देख लो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। आप परसेंटेज कंपोजिशन से ही, परसेंटेज से ही आप क्या निकाल सकते हो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। अब अगर बात कर रहे हैं जब परसेंटेज निकाल ही रहे हैं तो यहां पर एक चीज और आती है, 2 फॉर्मूलाज आते हैं बेटा, एक को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला जिसको हम लोग EF से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हम MF से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भाई साहब है MF, ये क्या है सर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी का भी बोला जाए तो इट रिप्रेजेंट्स exact number of, it represents exact number of atoms present in, atoms of elements present in a compound। किसी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जैक्ट नंबर, जैसे मान लो कहीं पर भी, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का देख लो सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C6H12O6। सर आप कोई भी ले लो, अगर मान लो मैं क्या ले लेता हूं, बेंजीन ले लेता हूं, तो बेंजीन में क्या हो जाएगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर, कार्बन का एटम 6 है, हाइड्रोजन का एटम 6 है, ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन इसी को ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद एक और फॉर्मूला आता है जिसे नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, EF से डिनोट कर देते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहलाता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स
सर it represents simplest whole number ratio of atoms of elements present in sir simplest whole number ratio present in a compound. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर बताता है तो इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है. सिंपलेस्ट रेशियो मतलब ये देखो इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो कैसे बताता है. ये देखो कार्बन का 6 है. देखो सर अगर आप इसका रेशियो लोगे तो ये देख लेना, यहां पर देखोगे कार्बन 1 H1 हो जाता है, C1 H1 हो जाता है. देख लो ग्लूकोज हो गया, बेंजीन हो गया, इन सबको देख लो. इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करता है? इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स सर किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है? एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है. अगर आप इन दोनों को देखो तो यहां से यहां में क्या रिलेशन है? आपने सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया है. सर अगर कोई बोले सर हर एक का सिंपलेस्ट रेशियो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, अलग अलग नहीं. सर जरूरी नहीं है. अब देख यहां पर ऑलरेडी इससे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं हो सकता है, तो यहां पर भैया इससे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं पॉसिबल है. मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम सेम भी हो सकते हैं. अगर आप सिंपलेस्ट पे, अब 1 से नीचे क्या ही होल नंबर जाएगा? नहीं जाएगा. तो इसका सिंपलेस्ट यही होगा. लेकिन 6 6 है तो इसका सिंपलेस्ट कर दो, 6/6 से डिवाइड कर दो. सर यहां पर एक नंबर आता है n. n क्या होता है? दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. आप n कैसे निकालते हो? तो n के लिए सिंपल सी कहानी है. मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो होता है ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास. सर ये आएगा, यही होगा. इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करो. सर ये देख लो, आपको दिख जाएगा. सी सर यहां से यहां डिवाइड करके देख लो, 6 का रेशियो आ रहा है. यहां पर देखोगे 6 का रेशियो, यहां पर 1 का रेशियो. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से. इंपेरिकल फॉर्मूला, सर इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है किसी का भी. सर याद रखिएगा 2 और मोर कंपाउंड्स can have same empirical formula. जैसे देख लो same empirical formula but different molecular formula. Some compounds have same molecular formula and एम्पेरिकल फॉर्मूला. उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, कुछ कंपाउंड्स में अलग अलग होता है. कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिल जाते हैं जिनका सर आपका फॉर्मूला अलग अलग होगा लेकिन उनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा या एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा सेम आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो ना, इथेनोइक एसिड है. ये इसका क्या है? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो. कॉमन नंबर किससे डिवाइड करोगे? 2 से. तो ये क्या आ जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला देख लो. इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज और इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड सेम सेम आ रहा है. इथेनोइक एसिड का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम ग्लूकोज के साथ, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? अलग अलग है. तो याद रखिएगा दो कंपाउंड्स का एक से ज्यादा, सर दो से ज्यादा कंपाउंड्स का सेम इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो सकता है. कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम सेम होता है. जैसे अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है वही ग्लूकोज वाला ही है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है. कैसे करोगे? सर इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल सकते हो. इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना आ जाएगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16. सर कितना आ जाएगा? 30 ग्राम आ जाएगा.
सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, कितना दिया है 180 ग्राम। एन की वैल्यू क्या होगी सर 180 ग्राम डिवाइड बाई 30 ग्राम, सर ये कितना होगा 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा 6 टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, 6 टाइम्स कर दो सर, 6 टाइम्स करोगे कितना फॉर्मूला आ जाएगा सर, 6 टाइम्स करोगे यही फॉर्मूला आ जाएगा सर। देख लो एन की वैल्यू, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बीच का रिलेशन याद रखना। एन निकालने का एन की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है सर, ये क्वेश्चन से देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लो और उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। जब तुमसे बोला जा रहा है, देख ले, एक्चुअली इंपेरिकल फॉर्मूला अगर सेम है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला अगर सेम है, सेम इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब यह हो जाता है, सेम इंपेरिकल फॉर्मूला कहीं आ रहा है, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है इसका मतलब देख लो, सेम इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब सेम परसेंटेज कंपोजिशन, याद रखिएगा सेम परसेंटेज कंपोजिशन। उनका कंपोजिशन परसेंटेज, जैसे कार्बन का परसेंटेज सेम होगा जो इथेनोइक एसिड का है और ग्लूकोज का है, दोनों का परसेंटेज क्या होगा सेम होगा, सेम परसेंटेज होगा इथेनोइक एसिड और ग्लूकोज का, कार्बन का परसेंटेज सेम होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज सेम होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं इस पे ध्यान देना सर, ये देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आप ये 11th का टॉपिक है तो इसमें बोर्ड्स तो देना नहीं है, तो भाई साहब जिनको भी इसका हम सीधा सीधा कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली इंपेरिकल फॉर्मूला से ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई भी सुना हो ना, कोई कंपाउंड है या कोई चीज पत्थर मिली उसके अंदर ये फॉर्मूला मिल रहा है, तो उसको कैसे निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला से। उसके अंदर क्या करते हैं ध्यान सुनिएगा, हम पहला एक टेबल बनाते हैं, अब इतना ज्यादा टेबल बनाने की जरूरत आपको पड़ेगी भी नहीं, एलिमेंट्स दिया है, एलिमेंट्स का क्या करो, जो भी दिया है परसेंटेज दिया है, मास परसेंटेज दिया है, चाहे उसका फ्रैक्शन दिया है, चाहे उसका भाई साहब एटम्स दिए हैं, कुछ भी दिया है, मतलब कुछ भी दिया है, रेशियो दिया है, मास रेशियो दिया है, फ्रैक्शन ना देके मास का रेशियो दिया है, कुछ भी दिया है, पहला काम करो एलिमेंट को, सर पहला काम उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करना। एलिमेंट्स करना है, मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो कार्बन का जो भी परसेंटेज दिया हो x/12, हाइड्रोजन का y/1, ऑक्सीजन का z/16, नाइट्रोजन का सर W/14, सल्फर का सर कितना ले लें x, T/ सर कितना 32। इनमें से पहला काम ये करो, चाहे वो परसेंटेज दिया हो, चाहे मास दिया हो, चाहे फ्रैक्शन दिया हो, कुछ भी दिया हो, परसेंटेज, मास, फ्रैक्शन, मास रेशियो कुछ भी दिया हो, सर उसको किससे डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो, और स्मॉलेस्ट वैल्यू से फिर अगला काम करो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल दिया जाता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यहां से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई मान लो, स्मॉलेस्ट वैल्यू मान लो ये है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, तो इसी से सबको डिवाइड कर दो, इसी सबको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो, इसी से सबको डिवाइड कर दो। स्मॉलेस्ट रेशियो के लिए क्या करते सर, इसी को सबसे डिवाइड कर दो, बस यही आ जाएगा। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बस ये 3 लोगों का चार्ट बनाना, 3 टेबल का चार्ट बनाना है सर। इसको अब मैंने ऐसे लिखा है इसलिए इतना लंबा चौड़ा बन रहा है, इसके लिए कुछ नहीं। अब ये वैल्यूज दी होंगी एग्जाम हॉल में, टेंशन मत लेना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा ये आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा सर, जो भी आएगा, मान लो कार्बन का 2 आ गया, हाइड्रोजन का 4 आ गया, ऑक्सीजन का 1 आ गया, नाइट्रोजन का 2 आ गया, सल्फर का 1 आ गया, ऐसे आ जाएगा। एक एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम मान लिया, यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, फिर एन निकाल सकते हो, एन निकल जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। देख लो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा टेबल बनाना है, कार्बन हो, जो भी एलिमेंट दिया है
उसका एटम दिया, कुछ भी दिया, आपको क्या करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। जो भी दिया उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करो और उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से फिर से सबको डिवाइड कर दो। तो वो जो रेशियो आएगा उसी को क्या बोल देंगे, वही रेशियो एटम्स का रेशियो होगा। वही रेशियो क्या होगा, एटम्स का रेशियो होगा। और जैसे ही इंपेरिकल फॉर्मूला आया, इंपेरिकल फॉर्मूला से हम क्या निकाल देंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल देंगे। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकलेगा, फिर अपने पास हम आराम से इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालने के बाद एन निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, अब भैया एग्जाम हॉल में मैं इतना सुंदर टेबल नहीं सजाने जाऊंगा, ये देख लो एक्स और वाई, एक्स का परसेंटेज दिया है, परसेंटेज डिवाइड बाई वहीं पर मैंने क्या कर दिया, ये देखो। अब मैं इतना सुंदर सजाने के लिए कोशिश नहीं करूंगा, ये देख, ये 5 हो गया और ये 5/2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2.5 हो गया। अब मुझे दिख रहा है सर ये पहला हो गया, अब इसके बाद मुझे दिख रहा है कि इसको कितने डिवाइड करूं। ऐसे देखो भाई, टाइम पास करना है तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज फॉर्मूला मुझे शायद यहीं पर दिख रहा था, सर ये देख लो, यहीं पर दिख रहा था कि इसका जस्ट डबल है, मतलब x का एटम y से जस्ट डबल होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला x2y1, मैं ये स्टेप नहीं भी करता तो भी आंसर आ जाता, मैं यहीं पर डिसाइड कर सकता हूं। देखो ना, इसका डबल दिख रहा है, मतलब y का अगर एक एटम है तो x का कितना एटम होगा, 2 होगा, हो गया। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को बोलेगा, वो भी निकल जाएगा। सर यहां इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है, मास का रेशियो दिया हुआ है, मास का रेशियो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे सर, यहां मास का रेशियो दिया हुआ है, क्या करेंगे सर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन का 9/12 करेंगे, हाइड्रोजन का 1/1 करेंगे, नाइट्रोजन का 3.5 अपॉन 14 कर देंगे। सर ये 1/4 हो गया, 0.25, ये हो गया 1, ये हो गया 3/4, सर ये 0.75। सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा सर, इससे डिवाइड कर दें। कैसे लाए, अरे भैया अब यार तुम सोच रहे हो कि मैं सर डिवाइड कर करके दिखाऊं, सर ये डिवाइड कर करके दिखाऊं, तो लो भैया वो भी कर देता हूं, लेकिन कोशिश करना कि भैया ये तुम्हें नहीं करना है। सर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 3, कार्बन के एटम्स हैं 3, हाइड्रोजन के 4, नाइट्रोजन के कितने हैं, 1। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा, 54 होगा। सर इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया इस टेबल से, कार्बन है। सर रेशियो दिया है, कुछ भी दिया है, रेशियो दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप सीधा सीधा उसको डिफाइन करो, उसके एटम सॉरी एटॉमिक मास से डिवाइड करो, रेशियो निकाल दो, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास आ गया। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, पहले तो एन निकाल लो, एन निकाल लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बेटा कितना है, 108 डिवाइड बाई 54, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स लिखेंगे, C6H8N2 लिख देंगे, C6H8N2 लिख देंगे, C6H8N2, बस हो गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, दोनों चीजें निकाल सकते हो। तो बेटा ऐसे करके कैलकुलेशंस कर लो, ऐसे करके कैलकुलेशंस कर लो। इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कैलकुलेशन ऐसे किया जा सकता है। 2021 का ये क्वेश्चन है, यहां पर राउंड ऑफ का गेम ज्यादा था। सर कार्बन का परसेंटेज दिया है 78/12, 6.5। हाइड्रोजन कितना होगा, 100 में से अगर 78 कार्बन है तो भैया 22 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। सर ये कितना हो गया, 22। यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा, तो कार्बन तो बेटा 1 हो गया, लेकिन अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो एग्जाम हॉल में जो कैलकुलेशन करने गए लोग उनको 3.33 दिखा। 3.33 को बेटा राउंड ऑफ करोगे, क्या आएगा, 3 आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला सीधा सीधा CH3 आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH3 आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH3 आ गया, बस। इंपेरिकल फॉर्मूला ऐसे निकाल दो। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक वाला ट्विस्ट भी आ जाता है। जैसे CO2 कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है बेटा, आपको यहां पर एक फॉर्मूला बता देता हूं, ऐसे एक ऑर्गेनिक में आपको आता है मास, ये देखो
कार्बन का परसेंटेज अगर CO2 से निकालना है तो याद रखिएगा ऐसे निकाला जाता है। ये कार्बन का परसेंटेज आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं बेटा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन का परसेंटेज ऐसे ऑर्गेनिक में आपको बता दिया जाता है। अगर किसी कंपाउंड से आप H2O बना रहे हैं कंबशन करके या हीटिंग करके और उससे परसेंटेज निकालना है कार्बन का हाइड्रोजन का तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन मुझे डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट वे में दिया गया है। कैसे सर? यहां देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालूंगा सर, ये देख लो 0.30 इंटू क्या कर दिया 100 कर दिया सर। ये कितना डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, ये गया सर, ये 3 से ये 4 हो गया। कार्बन का परसेंटेज 40% आ गया। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बेटा देख लो, वो फॉर्मूला ऊपर वाला नोट करके लिख लो बेटा, ऑर्गेनिक में फिर से आएगा वो सेम फॉर्मूला, ऑर्गेनिक में फिर से आएगा 0.18 डिवाइड बाई 0.30 इंटू 100 सर। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, 18 से 18 चला गया सर, ये 20/3 6.67% आ गया। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा सर? 100 माइनस सर, ये कितना आ जाएगा 53.33%, ये आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो। जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल गया तो उसके बाद देख लो कार्बन। सर अब यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला आप गेस कर सकते हो। कैसे? कार्बन के केस में क्या करोगे सर? 40/12 करोगे। 40/12 कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये सेम लूप में पड़ जाएगा, 43.33 आ जाएगा। इसका देखोगे 40/12 3.33 आ जाएगा। सर हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन है 6.66/1 सर, ये तो डबल ही हो गया 6.66। ऑक्सीजन की बात करोगे 53.33 डिवाइड बाई 16, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 3.33 सर। इसका रेशियो निकालो, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये कितना आ गया 1। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना आएगा सर? 30 ग्राम आ जाएगा। देख लो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। सर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है। अभी के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, चुपचाप इसको याद रखिएगा कार्बन का परसेंटेज कैसे निकलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। सर एन की वैल्यू क्या आएगी? मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 60 अपॉन ये कितना हो गया 30। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? 2 टाइम्स सर 2 टाइम्स C2H4O2 सर निकाल दो। 2 टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला कर दो। एम्पेरिकल फॉर्मूला का डबल करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला का डबल करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला का बेटा एक क्वेश्चन और देख लो, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला खत्म करते हैं। सर ऑक्साइड ऑफ आयोडीन है, ऑक्साइड ऑफ आयोडीन है, आयोडीन का ऑक्साइड है, ठीक है। एटॉमिक मास दिया हुआ है सर, आयोडीन का मास दिया हुआ है, आयोडीन का मास दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर। आप इसको किससे डिवाइड कर दो? एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का मास दिया है, इसको डिवाइड कर दो इसके एटॉमिक मास से। सर ये देखोगे 0.2 हो गया और ये 0.5 हो गया। सर अब आपको दिख रहा है ये 2:5 का रेशियो होगा। अगर आप देख लो तो 2:5 का रेशियो होगा। आयोडीन को 2:5 का रेशियो, यहां पर आयोडीन का 2:5 रेशियो आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने जाओगे सर, ये डेसिमल उड़ा दो तो इंपेरिकल फॉर्मूला I2O5 आ जाएगा। बस 0.2 और 0.5 रेशियो कितना हो गया 2:5 का। 0.1 से डिवाइड कर दो सबको तो ये 2 आ गया, ये क्या हो गया 5। बस यही है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में ध्यान रखिएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा देख लो भाई साहब, आज छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते करते हम यहां तक पहुंच चुके हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते करते हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब फिर से कल जहां पर हमने छोड़ा था गैसेस के बारे में, आज फिर से जाते जाते हम फिर गैस पे ही आ रहे हैं, गैस के ऊपर ही आ रहे हैं। गैसियस स्टेट को पढ़ना शुरू करेंगे उससे पहले कुछ चीजें ध्यान सुनिएगा, कुछ चीजें ध्यान सुनिएगा। जैसे प्रेशर ऑफ गैस,
अगर प्रेशर ऑफ गैस को डिफाइन करना हो तो प्रेशर ऑफ गैस कैसे डिफाइन होता है? गैसीय स्टेट पढ़ेंगे, गैसीय स्टेट ही अब कल पढ़ेंगे, आज पढ़ लेते हैं बेसिक चीज। प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? इट इज फोर्स exerted by gaseous molecules during collision with walls of container पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब ये होता है कि भैया फोर्स डिवाइड बाय एरिया, प्रेशर का मतलब यही है। प्रेशर का एसआई यूनिट ध्यान से देखोगे तो एसआई यूनिट क्या होता है? प्रेशर का एसआई यूनिट होता है बेटा आपके पास पास्कल, या फिर इसी को पीए लिखते हैं, या फिर एसआई यूनिट में न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट। अब गैसेस जो होते हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब वो वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, पर यूनिट एरिया, उसी को प्रेशर बोला जाता है। अब ये चीज तो सर हमको 9-10 से बताई जाती है कि हाँ भाई साहब प्रेशर होता है, ये होता है, लेकिन मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर याद रखिएगा, ये कन्वर्जन बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। कल से भैया यही दिक्कत आनी शुरू होगी। अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर ध्यान रखिएगा। अदर यूनिट्स में जैसे सर mm ऑफ Hg मरकरी के रिस्पेक्ट में, या फिर सेंटीमीटर ऑफ Hg, सर मरकरी के रिस्पेक्ट में भी प्रेशर मेजर किया जाता है। सर बार भी होता है, एटीएम भी प्रेशर का यूनिट होता है, सर टॉर भी यूनिट ऑफ प्रेशर होता है। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है कि भैया ये भी आपस में रिलेट हो सकते हैं, ये भी आपस में रिलेट हो सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो रिलेशन होता है सर याद रखिएगा 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन याद रखिएगा, ये होता है 760 mm ऑफ Hg, या फिर इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोल देते हैं मरकरी का लेवल, या फिर इसको हम लोग 760 टॉर बोल देते हैं, या फिर 1.013 बार बोल देते हैं, या फिर इसी को 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल बोल दिया जाता है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर ये कन्वर्जन याद रखिएगा। अगर एक एटीएम से इधर जाना है 760 में मल्टीप्लाई करो, इधर 76 से, इधर 760 से, इधर 1.013 से, इसको इससे। एटीएम से अगर बार में आना है तो आपको इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उल्टा बोला जाए, अगर उल्टा बोला जाए, मान लो ऐसा कर दिया जाए, एक बार की बात करो तो 1 बार इज 10 की पावर 5 पास्कल होता है, या फिर एसआई यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इज 0.987 एटीएम। ऑलमोस्ट बार और एटीएम थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है बेटा, बार और एटीएम में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। लेकिन हाँ प्रेशर के बारे में गैस के केस में आपको पता होना चाहिए, एसआई यूनिट बेटा पास्कल होती है। गैस के लिए भाई साहब प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कन्वर्जन में बड़ी दिक्कत आती है, कन्वर्जन में बड़ी दिक्कत आती है भाई साहब। प्रेशर ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा कैसे मेजर करते हैं याद करो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। आप बीपी मेजर करते हो, ब्लड प्रेशर, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बीपी किससे, ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हो? डॉक्टर बनने वाले हो, इतना तो पता होना चाहिए, देखा होगा ना ऐसे दबा दबा के मेजर कर रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? चलो ये होमवर्क, किससे मेजर करते हैं? ब्लड प्रेशर, डॉक्टर बनोगे कुछ तो सर्च करो भाई, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, कल पूछूंगा। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? कौन सा मीटर होता है उसको, कौन सा, बैरोमीटर नहीं बोल देना भाई, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, उसको क्या सा मीटर, मीटर ही बोलते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है, मीटर ही बोलते हैं। सर ये देख लीजिएगा, प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन आपसे पूछा जाएगा, आपको कन्वर्जन करने आना चाहिए। इसके बारे में भाई सिंपल सा अभी 1-2 क्वेश्चन ही बता दूंगा। प्रेशर ऑफ गैस के बारे में अगर आप चाहते हो तो प्रेशर ऑफ गैस, जैसे अब तुमसे ये पूछ दिया कि सर 1 एटीएम, अभी तो बहुत आसान सा है, 1 एटीएम कितना बार होता है? 1 ATM इज हाउ मच? तो ये सर 1 ATM इज 1.013। सर 1 ATM का बार में कन्वर्जन पूछेगा, आप आराम से बता सकते हो। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पूछूं तो आराम से बता सकते हो कि सर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? सर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। गलती से भी उसको
एटमॉस्फेयर या बार में एसआई यूनिट नहीं बोलते, एसआई यूनिट नहीं बोलते। तो प्रेशर के बारे में तो ये हो गया। गैसेस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस कोई बोलेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस पता है क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगर प्रॉपर डेफिनेशन बोले तो ये होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स कितने देर तक कितना स्पेस मूव कर सकते हैं। सर वॉल्यूम ऑफ गैस इन जनरल क्या हो जाता है, इन जनरल सर वॉल्यूम ऑफ गैस हम क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस हम क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिसमें वो रखा रहता है ना उसी को ले लेते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं एज वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज टेकन एज नेग्लिजिबल। उनका अपना मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना ले लेते हैं, नेग्लिजिबल। उनका खुद का वॉल्यूम बोलते हैं अरे भैया इनके बीच में क्या ही वॉल्यूम होगा, गैस मॉलिक्यूल्स का क्या। अब मान लो ये रूम है, इस रूम में अगरबत्ती जला दी तो अगरबत्ती कितने धूप में, इस अगरबत्ती का वॉल्यूम कोई पूछेगा तो मैं पूरे रूम का वॉल्यूम लूंगा। अब कोई बोले अरे सर नहीं सर उसके पार्टिकल्स का वॉल्यूम हटा दो, भाई इस रूम के रिस्पेक्ट में अगरबत्ती के पार्टिकल्स का वॉल्यूम होगा ही कितना, हम क्या बोल देते हैं, नेग्लिजिबल। कि भाई मान लो कोई रूम जला रहा है, रूम में अगरबत्ती जला रहा है, देखो अगरबत्ती जलाओगे या कपूर जलाओगे पूरे घर में उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, क्योंकि सर उसका ऑब्वियस है जितना स्पेस अवेलेबल होगा सब जगह गैस मूवमेंट करता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस किस तरह डिफाइन होता है, इट इज द स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, कि गैस पार्टिकल्स का मूवमेंट करने के लिए जो स्पेस अवेलेबल है। तो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम भी लेने का स्टाइल देख लो, अगर वॉल्यूम लीटर में लेते हो तो बेटा वो 1000 ml होता है, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर वो डन डेसीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिख दिया जाता है, या फिर देख लीजिएगा 1/10⁻³ मीटर क्यूब होता है। सर वॉल्यूम में भी ये रिलेशन याद रखिएगा, वॉल्यूम में भी ये कन्वर्जन याद रखिएगा कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये चीज ध्यान रखना कि वॉल्यूम जब भी बोला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो 1 लीटर को 1000 ml। सर गैस के लिए हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें इनको रिलेट करना है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा याद रखना, टेम्परेचर ऑलवेज हम जब भी कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे केमिस्ट्री में सर सब जगह केल्विन में लेंगे, एक्सेप्ट जहां टेम्परेचर डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, ऑलवेज इन केल्विन। सर अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको ऐड कर दो 273 1.5 केल्विन में आ जाएगा। मतलब आप डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको केल्विन में लिखना है तो 40 + 273 ऐड कर देते हैं, ऐसे लिख सकते। याद रखिएगा टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं करना है, केल्विन में पुट करना है। मैं गैस के बारे में पढ़ने से पहले गैस का आइडियल गैस इक्वेशन कल स्टार्ट करूंगा, गैसियस लॉज कल बताऊंगा, बट उससे पहले प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गैसेस का ये रिलेशंस बेटा याद होने चाहिए, क्योंकि कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, वेपर डेंसिटी, गैसियस लॉज, ये सारी चीजें इसी क्लास में, मतलब अगली क्लास में हम लोग कल फिनिश करेंगे। गैसियस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुजाक्स लॉ, सब कल हम लोग उसी क्लास में फिनिश कर रहे होंगे। तो ये ट्राई कीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट बेटा आप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ये हफ्ता मिड में आ चुका है, उम्मीद है कि भैया सब लोग साथ साथ चल रहे होंगे। प्रिपरेशन की स्पीड बेटा मेंटेन करिए। हाँ, रही बात जिन लोगों को एनसीईआरटी से क्लास मैटर वेटर पढ़ना है, मैंने बोला सैटरडे को भैया थोड़ा लेक्चर, ऑब्वियस शुरुआत के 1 घंटे लेक्चर थोड़ा सैटरडे वाला बड़ा कर लेंगे, क्योंकि उसमें फिजिक्स की क्लास शायद सैटरडे को नहीं हो रही है, तो केमिस्ट्री 1 घंटा और पढ़ सकते हैं। उसमें वो सारा फालतू वाला ज्ञान जो है ऐड कर दिया जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, वो सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब बाकी जो अभी टॉपिक चल रहा है इसको भैया प्रैक्टिस करते जाइए। डीपीपी खूब जबरदस्त अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि डीपीपी से बेटा बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जो भी आज आप पढ़ रहे हो ना उसको डीपी में जाके कन्वर्ट करो, डीपी को क्विज फॉर्मेट में करो, कोशिश करना। और डीपी में जानबूझ के कुछ प्रीवियस टॉपिक्स भी कराए जा रहे ताकि आपको भाई साहब और मजा आए। ठीक है ना भैया, देख लीजिए कल हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, गैसेस के बारे में और कुछ जानेंगे, और फिर आइडियल गैस इक्वेशन के बाद कुछ कुछ चीजें करते करते हम फिर आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है ना, तैयार रहना भाई साहब। मोल कॉन्सेप्ट भैया स्पीड पकड़ रहा है, आप भी साथ साथ स्पीड पकड़ो, क्योंकि बस गिने चुने दिन बाकी हैं भाई साहब।
हाँ, गिने चुने दिन बाकी हैं, मतलब आज थाला फॉर रीजन है 7 जनवरी, तो भैया थाला फॉर रीजन में आप भी ध्यान, मतलब होता है ना, पूरा एकदम थाला के फॉर्म में रहिए। आज से भैया स्पीड चलाइए। कोई ऐसा हो जिसको लगता हो कि अरे सर नहीं सर थोड़ा सा मतलब स्लो स्लो चलिए, बेटा मैं स्लो चल लेता हूँ, सच बता रहा हूँ। यही चैप्टर मैंने यकीन 2.0 में कम से कम नहीं तो 17 लेक्चर में कराया है, लेकिन यहाँ 7 लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो बेटा अब या तो 1 साल का टाइम लेके आओ, स्लो चलेंगे एकदम भाई साहब। 2027 के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो एकदम स्लो चलना चाहिए, तब फास्ट नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये बैच एग्जैक्टली उसके लिए है, 2026 वालों के लिए। तो भैया अब यहाँ पर सोच, जितने हो सकते हैं पॉसिबल एग्जाम्पल्स में करा रहा हूँ। हाँ, अब टाइम का बोलोगे तो भैया अब टाइम कम दूंगा, रीजन की भैया क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने, नोट्स लिखने की टेंशन मत लो, नोट्स ऑलरेडी नोट्स में मिल जाएंगे, सेव करते रहो, बाद में शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसी को यूज करते रहो, काम हो जाएगा। ओके, तो चलो भाई, आज का तीसरा दिन भी समाप्त होता है, तीसरा दिन भी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये क्लास मजेदार लग रही होगी, चीजें रिवाइज हो रही होंगी, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय गाइस, बाय बाय।